हेलो। सभी प्रिय साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सभी भावी थानेदार स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। आरडब्ल्यूए परिवार में आप सभी प्रिय साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारिक। वेरी गुड, आ जाइएगा सभी दोस्त, जल्दी से सेशन को कंटिन्यू करते हैं। साथियों, आप सभी को पता है अपने कौन से टॉपिक के बारे में अध्ययन कर रहे थे। जो अपने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था कल ही, वो था राजस्थान का भौगोलिक परिचय। बताइए हाँ या ना। राजस्थान के भौगोलिक परिचय के बारे में अपने क्या कर रहे थे दोस्तों? चर्चा कर रहे थे। और राजस्थान के भौगोलिक परिचय के बारे में चर्चा करते हुए अपने जो बात पढ़ी थी वो अपने अध्ययन किया था किसके बारे में? राजस्थान के भौतिक परिचय के बारे में, जो अपने अध्ययन किया था कल की क्लास में। और वो स्टार्ट किया था कि मैंने आपको बताया था पृथ्वी, यानी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, फिजिकल पार्ट अपने स्टार्ट किया था। तो जो कल अपने बात पढ़ी थी, मैं एक बार फास्टली उस बात को रिपीट कर देता हूं ताकि अपने ये पिक्चर है क्लियर हो जाए भी कल अपने क्या पढ़ा था और आज अपने क्या पढ़ेंगे। तो कल के सेशन को, अरे ये कौन आ गए? ऐसे कैसे हो गया? ये तो रामकुमार सर वाले संत महात्मा आ गए यहां तो। चलिएगा तो ठीक है, ये लीजिए, अब आएंगे। चलिएगा, भौतिक भाग यहां से स्टार्ट किया था पृथ्वी के निर्माण के बारे में। पृथ्वी के निर्माण का सिद्धांत मैंने आपको बताया था, अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था अपनी पुस्तक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में 1912 से 1918 के मध्य। किस आधार पर? जीवाश्मों के आधार पर। जीवाश्मों का मतलब है भी वेगनर को अलग अलग जगह से अलग अलग अवशेष मिले और इन्हीं अवशेषों को देख करके वेगनर ने एक पुस्तक लिख दी जिसका नाम था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। जैसे वेगनर को राजस्थान में हिमानी के अवशेष मिले, हिमालय में मछली के अवशेष मिले, अंटार्कटिका में कोयले के अवशेष मिले और अफगानिस्तान में वनस्पति के अवशेष मिले थे। इन्हीं अवशेषों के आधार पर वेगनर ने बताया कि एक युग था और वो युग कौन सा था? कार्बोनिफेरस युग। इस कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थलखंड आपस में जुड़ा हुआ था। जुड़े हुए स्थलखंड को पेंजिया नाम दिया। पेंजिया के मध्य छिछला सागर, टेथी सागर, चारों तरफ का जलीय क्षेत्र पेंथालासा नामक का क्या था? महासागर था। यह बात अपने पढ़ी थी। इसके बाद में फिर मैंने आपको बताया कि ट्रसरी युग में वेगनर ने बताया कि पेंजिया का विभाजन हो गया। विभाजन के बाद पेंजिया का उत्तरी भाग अंगारा भूमि या लोरेशिया भूखंड, दक्षिणी भाग गोंडवाना भूमि व मध्य का भाग टेथी सागर का टेथी सागर रहा। फिर इसके बाद में कालांतर में भूगर्भ में हुई आंतरिक हलचल के कारण, अंडर मूवमेंट के कारण अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से किसका? महाद्वीपों का निर्माण हुआ, जबकि टेथी सागर से हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ। तो अंगारा भूमि या लोरेशिया भूखंड उत्तर में है तो इसे उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप महाद्वीप बने, जबकि गोंडवाना भूमि दक्षिण में है तो इसे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ। और टेथी सागर से हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ, जो युवा या नवीन पर्वत श्रृंखला की श्रेणी में आती है, जबकि अरावली प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। वो कैसे है? मैंने आपको बताया था, इस गोंडवाना भूमि के आगे चार भाग हो जाते हैं, जिसमें एक इसका भाग था अरब प्रायद्वीप। भूगर्भ में तो आंतरिक हलचल हुई, लेकिन अरब प्रायद्वीप की जितनी भी चट्टानें थी, इन अरब प्रायद्वीप की चट्टानों की डील जोल आकार रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसी थी वैसी की वैसी उभर करके ये सामने आ गई। इसके बाद में ये देखो, ये बात जो मैंने आपको बताई वो लिख दी। अब दोस्तों, मेरा मन कर रहा है यार आपसे एक प्रश्न पूछने का। मैंने आपको यह भी बताया था जैसे यूरोप है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ये क्या है? इस प्रकार ये संपूर्ण पृथ्वी 6 प्लेटों पर टिकी हुई है। ठीक है ना? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो ये देखो, जो भारत है ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है। भारत की धरातलीय स्थिति ऑस्ट्रेलिया से क्या है? मिलती जुलती है। समझ गए ना मेरी बात? चलिएगा, अब आपको आगे मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आप उस प्रश्न का मुझे उत्तर देना। जब आप उस प्रश्न का उत्तर दोगे
तब मैं अपने सेशन को कंटिन्यू कर दूंगा। मैंने आपसे प्रश्न यह पूछा है दोस्तों कि अगर आपसे पूछ ले महासागर कितने हैं तो आपका उत्तर क्या होगा? महासागर, महासागर कितने हैं, कितने हैं? मेरा प्रश्न आप साथियों से है, महासागर कितने हैं बताओ जल्दी से, फिर मैं आगे की बात कंटिन्यू करूंगा। बता दीजिए जल्दी से, महासागर कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। हेलो, किसकी क्लास बंद हो गई? क्लास तो बिल्कुल ओके चल रही है। हाँ, आरुषि शर्मा का 5 उत्तर आया है, रविंद्र कुमार 4, महेंद्र सिंह का 5 आया है, अनिशा का 5, अजय 7, रिंकी मीणा 7, मनीष 4, निर्मला 4, जयदेव, सौरभ, रिजवान, मांगीलाल, पुज्जा, वेरी गुड। और 7 सलमा, गिनती में और भी गणाई अक्सर वह सारा ही लिख दिया रहे, एक लिखे आगे निरी 0 लगा दिया जो मन पढ़ने की नौबत ही ना आ रहे। चलिएगा अब मैं बताता हूं, मुझे नहीं पता, वेरी गुड। गोरख यादव बोल रहा है मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, आज तन पता लाग जाएगा मित्र, आज पता लग जाएगा, चिंता मत करिए ताम। चलिएगा, अगर आपसे पूछ ले महासागर कितने हैं तो आप 2 बातें याद रखोगे। एक तो आप याद रखना दोस्तों एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार आपसे पूछ ले तो महासागर है 5, और राजस्थान अध्ययन के अनुसार पूछे, राजस्थान अध्ययन के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार महासागर कितने हैं? सॉरी 4, और राजस्थान अध्ययन के अनुसार पूछे तो महासागर है 5। एनसीईआरटी तो कहती है कि महासागर 4 है, और राजस्थान अध्ययन ये बात कहता है कि महासागर 5 है। राजस्थान अध्ययन का मान कहता है कि आर्टिक और अंटार्कटिक दोनों अलग अलग है, जबकि एनसीईआरटी कहती है कि आर्टिक और अंटार्कटिक दोनों एक ही है। समझ गए? तो आप याद रखना महासागर, अगर यह प्रश्न पेपर में आ जाए ना कि महासागर कितने हैं तो साथियों प्रश्न 100% डिलीट होगा, क्योंकि कुछ साथी तो रिट लगाएंगे एनसीईआरटी के अनुसार और कुछ रिट लगाएंगे राजस्थान अध्ययन के अनुसार। समझे मेरी बात? और 5 और 4 अगर दोनों मुंह एक ऑप्शन, अगर 4 मिले 5 ना मिले तो राजस्थान अध्ययन वाली बात है, 5 मिल जाए 4 ना मिले तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अध्ययन की बात सही होगी। अगर मान लीजिए 5 ना मिले 4 मिल जाए तो एनसीईआरटी की बात क्या होगी? सही होगी। समझ गए? हाँ, तो अब आ जाओ आगे की चर्चा आज की स्टार्ट है करते हैं। मैंने यहां बताया था जिसके अंतर्गत राजस्थान के 4 भौतिक भाग बने, जिसके अंतर्गत राजस्थान के 4 भौतिक भाग बने थे, वो राजस्थान के 4 भौतिक भाग कौन कौन से बने थे, यहां से अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जिसके अंतर्गत राजस्थान के 4 भौतिक भाग बने, तो राजस्थान के जो 4 भौतिक भाग फिजिकल पार्ट, राजस्थान के 4 फिजिकल पार्ट बने थे वो कौन कौन से हैं, जिसके अंतर्गत राजस्थान के कितने 4 भौतिक भाग बने, तो 4 भौतिक भाग, भौतिक भाग। राजस्थान के 4 भौतिक भाग कौन कौन से हैं इसका आप ध्यान रखना। राजस्थान के जो 4 भौतिक भाग है मेरे साथी वो इस प्रकार है। पहला जो राजस्थान का भौतिक भाग बनाना, सबसे पहले नंबर 1 पर जो भौतिक भाग बना वो बना था अरावली पर्वतीय प्रदेश। पहला भौतिक भाग कौन सा बना? अरावली पर्वतीय प्रदेश। जिसके अंतर्गत राजस्थान के 4 भौतिक भाग बने, तो 1 नंबर पर भौतिक भाग बना कौन सा? अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। पहला भौतिक भाग कौन सा बना? अरावली पर्वतीय प्रदेश। दूसरा जो भौतिक भाग बना था वो कौन सा? पहला भाग बना अरावली पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद में निर्माण हुआ था दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश। नंबर 3 पर निर्माण हुआ था पूर्वी मैदानी प्रदेश का। नंबर 3 पर कौन सा भौतिक भाग बना? पूर्वी
मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश। नंबर 3 पर पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ और चौथे नंबर पर सबसे लास्ट में उत्तर पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो ये देखो, ये राजस्थान के 4 भौतिक भाग बने थे। दीपक मीणा, ये बात लिखने की जरूरत नहीं है, चिंता मत कर तू। जहां मैप की जरूरत पड़ेगी वहां मैप पर बताऊंगा, जहां मैप की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां वर्बल मुंह से बताऊंगा, ठीक है। ये बात कहने की जरूरत नहीं है, ये मैप पर बता दो, वो जमीन पर बता दो, वो आसमान पर बता दो, मैं अपने आप बता दूंगा दोस्त, ठीक है ना। मैप की जरूरत होगी वहां। हाँ, तो समझ गए। 4 भौतिक भाग देखो, अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये 4 भौतिक भाग बने थे। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये 4 भौतिक भाग अवशेष किस किस के हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश आपसे पूछे ना अवशेष किसका है, तो मैंने आपको बताया था कि अरावली पर्वतीय प्रदेश कहां है, तो गोंडवाना लैंड में। तो अरावली अवशेष किसका है, आपका उत्तर हो जाएगा गोंडवाना भूमि का, गोंडवाना, गोंडवाना भूमि। अरावली पर्वतीय प्रदेश गोंडवाना भूमि का अवशेष है। अगर आपसे पूछ ले दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश ये किसका अवशेष है, तो आपका उत्तर होगा ये भी है गोंडवाना भूमि का, गोंडवाना भूमि का अवशेष है। अगर आपसे पूछ ले पूर्वी मैदानी भाग, तो आप याद रखना ये किसका अवशेष है, पूर्वी मैदानी भाग जो अवशेष है वो है टेथिस सागर का। किसका अवशेष है, टेथिस सागर का, टेथिस सागर का अवशेष है। अगर आपसे पूछ ले उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ये किसका अवशेष है, तो आपका उत्तर क्या होगा, ये भी दोस्तों किसका अवशेष है, ये भी टेथिस सागर का अवशेष है, टेथिस सागर। तो राजस्थान के कितने भौगोलिक खंड हुए, कितने भौतिक भाग बने, 4, ठीक है। राजस्थान के 4 भौतिक भाग बने, ठीक है ना। मरु मेरु माल पठार आपने ऐसा भी सुना है, तो ये है। सबसे पहले 1 नंबर पर अरावली पर्वतीय प्रदेश का निर्माण हुआ, जो अवशेष है गोंडवाना भूमि का। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश ये गोंडवाना भूमि का अवशेष है। पूर्वी मैदानी प्रदेश टेथिस सागर का अवशेष है और उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भी किसका, टेथिस सागर का अवशेष है। टेथिस सागर एक खारे पानी का समुद्र था। हाँ, तो ये सारी बातें आप समझ गए ना। एक बार समझ गए तो दोस्तों ऐसे करके मुझे सूचित कर दो, जो नहीं समझे वो ऐसे करके सूचित कर दो, ठीक है ना। अब देखो, मैंने आपको कहा कि गोंडवाना लैंड का अवशेष एक तो है अरावली पर्वतमाला और एक दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। पूर्वी मैदानी भाग टेथिस सागर का अवशेष है, लेकिन लवणीय जो खारापन है वो यहां समाप्त हो गया। इसका प्रमुख कारण क्या है कि जलोढ़ मिट्टी के नवीन जमाव पाए जाते हैं। और टेथिस सागर उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में नदियां भाव क्षेत्र है नहीं, तो पानी की शिवाय लवणीय खारो पानी है। चलिए आगे चल पढ़ते हैं। 4 भौगोलिक खंड हो गई है। इसके बाद में नेक्स्ट अब अपने लिखते हैं राजस्थान के भौगोलिक भाग या राजस्थान का भौगोलिक विभाजन। नेक्स्ट मैं हेडिंग डालता हूं राजस्थान का भौगोलिक विभाजन। राजस्थान का जो भौगोलिक विभाजन है वो किस आधार पर और किसने और कैसे किया था, ठीक है। हाँ, चलिए मैप पर देख लीजिए एक बार। मैंने आपको कहा कि राजस्थान के, जिसके अंतर्गत राजस्थान के कितने भौगोलिक खंड हो गए थे, तो राजस्थान के 4 भौगोलिक खंड हो गए, यानी राजस्थान को 4 भौतिक भागों में विभाजित किया गया है। चलो अब 2 मैप मैं आपके सामने लूंगा। दोनों मैप राजस्थान के हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन दोनों मैप लेने के पीछे एक कारण है। एक मैप पर और दोनों मैप पर ही आपको बताऊंगा। तो ये देखो सुनो, दोनों मैपों में कोई अंतर नहीं है दोनों राजस्थान के मैप। बस थोड़ा सा एक अंतर है कि एक के अंदर जिले डिजाइन किए हैं, दूसरे में जिले डिजाइन नहीं किए। जैसे साथियों 1 नंबर पर देखो सुनो, सबसे पहले जो निर्माण हुआ ना वो इस क्षेत्र का निर्माण हुआ था। सबसे पहले इस क्षेत्र का निर्माण हुआ था। जैसे
ये इस प्रकार देखो, याद रखना, ये इस प्रकार ऐसे राजस्थान में कर्णवत रूप में फैली एक पर्वत श्रृंखला है। इस प्रकार ऐसे, इस प्रकार ऐसे राजस्थान में एक कर्णवत रूप में फैली पर्वत श्रृंखला है, और ये पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। तो एक नंबर पर जो निर्माण हुआ वो इस अरावली पर्वतीय प्रदेश का हो गया। इसके बाद में दूसरे नंबर पर जो निर्माण हुआ वो इस क्षेत्र का हुआ। ये जो क्षेत्र है ये क्या है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये है अरावली। अब देखो 3 नंबर पर जो निर्माण हुआ वो इस क्षेत्र का हुआ। ये याद रखना, पूर्व में क्या है? मैदान। इसका निर्माण हुआ था सबसे पहले, इसका इसके बाद में, और इसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण हो गया। और सबसे लास्ट में जो निर्माण हुआ, सबसे अंत में, वो इस क्षेत्र का निर्माण हो गया। और ये जो क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। सबसे लास्ट में इसका निर्माण कैसे हुआ? कि ये टेथिस सागर का अवशेष था इसके, ये टेथिस सागर का क्या था? अवशेष था। चमक ज्यादा है क्या? ठीक है, चमक कम कर दी। चमक ज्यादा इसलिए यार, आज मैंने मेकअप थोड़ा ज्यादा कर लिया था, मैंने मेकअप ज्यादा कर लिया तो चमक फिर ज्यादा हो गई। ठीक है, अब सही है क्या? बता दो। तो यह है 4 भौगोलिक खंड। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण सबसे लास्ट में कैसे हुआ? कि जैसे इसके पास में यहां थार का मरुस्थल है, इसके आगे अफ्रीका के सहारा वगैरह 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 ये मरुस्थल आ गए, इधर उधर से मिट्टी आती गई, और यहां पर क्या होता रहा? विस्तार होता रहा। ये जो क्षेत्र है, अब यहां देखो मध्य प्रदेश में अगर मालवा का पठार, विंध्याचल पर्वतमाला पड़ती है, यहां से क्या हुआ? विभिन्न नदियां निकली, और नदियां अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेकर के आई। ये तो पठारी क्षेत्र था। जैसे मान लीजिए यहां से एक नदी निकली, यह हाथ देखना आप ध्यानपूर्वक, यहां से एक नदी निकली, ये पूरा का पूरा क्षेत्र नीचा है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, ये पठार है, ये पहाड़ है, ये पठार है, और आगे यहां आकर के क्षेत्र क्या हो गया? मैदान, मतलब समतल भूमि। तो यहां से जो पानी चला वो पानी क्या करेगा? ऐसे 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 चलता रहेगा, अपने साथ मिट्टी लेकर के आएगा। यहां तक तो नीचा क्षेत्र पहाड़ी होने के कारण मिट्टी रुकेगी नहीं, लेकिन उस मिट्टी का यहां पर क्या हो जाएगा? विस्तार। तो इस मिट्टी से इसका निर्माण हुआ, और सबसे लास्ट के अंदर इसका निर्माण हुआ था। समझ में आई कहानी या कौन आई? अब देखो सुनो, ये खाली मैप मैंने क्यों लिया? बताने के लिए भी। यहां पर जो फैली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। ये है पश्चिम, और ये है दक्षिणी पूर्वी पठार, और ये है पूर्वी मैदान। इस प्रकार इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। आगे चलते हैं, चलिएगा, फिर आ जाओ। अब बात करते हैं राजस्थान के भौगोलिक खंड। राजस्थान के कितने भौगोलिक खंड है अगर मैं आपसे पूछूं तो? नेक्स्ट हेडिंग डालता हूं, राजस्थान के भौगोलिक खंड। चलिएगा, राजस्थान के भौगोलिक खंड, भौगोलिक खंड, राजस्थान के भौगोलिक खंड, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिएगा, राजस्थान के भौगोलिक खंडों के बारे में चर्चा करते हुए सर्वप्रथम दोस्तों राजस्थान, सर्वप्रथम क्या हुआ दोस्तों कि राजस्थान को वीसी मिश्रा ने 1967-68 के आसपास 1967-68 में 7 भौगोलिक खंडों में क्या किया था? विभाजित किया था। ठीक है ना? इसके बाद में फिर क्या होता है कि प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को 2 वृहद, 4 लघु और 12 उप क्षेत्रों में या उपखंडों में क्या कर दिया था? विभाजित कर दिया था। इसके बाद में प्रोफेसर AK तिवारी और डॉक्टर HM सक्सेना ने राजस्थान की जलवायु, नदी बेसिन और धरातलीय स्थिति को आधार मानते हुए संपूर्ण राजस्थान को 4 भौगोलिक खंडों में विभाजित किया था। ठीक है, ये सारी बातें मैं लिख रहा हूं और इनके बारे में भी आपको बताऊंगा। ज्यादा विस्तार से पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दूंगा मैप पर किस प्रकार की है। तो राजस्थान के भौगोलिक खंड नंबर 1 पर मैं लिख रहा हूं, सर्वप्रथम देखो सुनो, नंबर 1 लगा करके सर्वप्रथम VC मिश्रा ने, सर्वप्रथम VC मिश्रा
वीसी मिश्रा ने राजस्थान को, वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौगोलिक खंडों में, 7 भौगोलिक, सर्वप्रथम वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौगोलिक खंडों में विभाजित किया। सर्वप्रथम वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौगोलिक खंडों में विभाजित किया। याद रख लेना 1967-68 1967-68 में, सर्वप्रथम 1967-68 में 1967-68 में वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौगोलिक खंडों में विभाजित किया। अब जो वीसी मिश्रा के अनुसार 7 भौगोलिक खंड थे वो कौन कौन से थे? जैसे 1 नंबर पर अगर आपसे पूछ ले तो जैसे ABCDEF तक ही लिख दिया। चलो, जो 7 भौगोलिक खंड थे, ए पर होता है, ए लगा करके लिख रहा हूं, ए लगा करके मैंने लिखा पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अलग अलग 7 रंगों से लिखूंगा। ए, इसके बाद में देखो सुनो, बी पर अपने बात करेंगे। ए पर हो गया पश्चिमी शुष्क प्रदेश, ए के बाद में क्या आता है? बी। बी पर मैंने लिखा, जैसे बी पर क्या लिखूंगा? अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। ए बी सी, सी नंबर पर देखो सुनो, ए बी, बी के बाद में आ गया सी। सी नंबर पर आप ही बता दो कुछ, अगर आपको पता है तो मैं क्या लिखूं? नहरी प्रदेश। सी पर मैंने लिखा नहरी प्रदेश, नहरी प्रदेश। सी के बाद में क्या आता है? ए बी सी डी। डी नंबर पर देखो सुनो, नहरी प्रदेश के बाद में है अरावली प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? अरावली प्रदेश। याद रख लेना ये, ठीक है ना, क्योंकि एसआई की तैयारी कर रहे हो, ये साथ के साथ आपको लिखवा रहा हूं, वैसे मैं नहीं लिखवाता। कितने हो गए? अरावली प्रदेश के बाद में नेक्स्ट आ जाता है पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, कृषि औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, ए बी सी डी ई। अब इसके बाद में आता है दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, पूर्वी कृषि प्रदेश। क्या हो गयो? एफ। एफ के बाद में आ गयो ए बी सी डी ई एफ। इसके बाद में फिर आ गया जी। जी पर अपने लिखेंगे चंबल बीहड़ प्रदेश, चंबल बीहड़ प्रदेश, चंबल बीहड़ प्रदेश। ये जो डिवाइडेशन था ये किसके अनुसार था? राजस्थान के 7 भौगोलिक खंड, वीसी मिश्रा। सर्वप्रथम वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौगोलिक खंडों में क्या किया था? विभाजित किया था। और जो राजस्थान के 7 भौगोलिक खंड थे वो कौन कौन से हैं? चलिएगा, अब आप मैप पर ध्यान पूर्वक समझ लो। जैसे मैंने 1 नंबर पर जो आपको बताया कि अलग अलग कलर में क्यों बताया है? इस मैप पर बताने के लिए। जैसे पश्चिमी शुष्क प्रदेश, ये जो क्षेत्र है 1 नंबर पर, ये जो क्षेत्र आ जाएगा, ये जो क्षेत्र, ये क्या है? बिल्कुल पश्चिमी शुष्क प्रदेश है, ठीक है। इसके बाद में अर्ध शुष्क प्रदेश, 2 नंबर पर अपने क्या लिखा? अर्ध शुष्क प्रदेश। अब इसके पास वाला ये जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये किस में काउंट होगा? अर्ध शुष्क प्रदेश में काउंट हो जाएगा। नंबर 3 पर आ जाएगा हनुमानगढ़ और गंगानगर का ये जो भाग है। नंबर 3 पर देखो ये आ गया नहरी क्षेत्र, ये क्या है? नहरी क्षेत्र, हनुमानगढ़ और गंगानगर में, ठीक है। इसके बाद में फिर जो क्षेत्र आ गया वो ये क्षेत्र आ गया, और ये जो क्षेत्र है इसे अपने क्या बोलते हैं? अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद में फिर जो क्षेत्र आ गया वो ये क्षेत्र आ गया, ये देखो, ये अरावली पर्वतीय प्रदेश कितना नंबर है? 1 2 3 4 नंबर है क्या? 4 नंबर।
इसके बाद में 5 नंबर पर मैंने आपको बताया, 5 नंबर पर कौन सा क्षेत्र है? पूर्वी कृषि औद्योगिक, पूर्वी कृषि क्षेत्र है और यहां पर उद्योग धंधे भी है। इसके बाद में फिर जो ये क्षेत्र आ गया, ये आ गया कौन सा? ब्लैक कलर है, ठीक है। ये जो क्षेत्र आ गया, ये क्या आ गया? दक्षिणी पूर्वी कृषि क्षेत्र। और जो 7वां क्षेत्र है वो ये है, और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र आ गया चंबल का बीहड़। ये क्षेत्र किसमें काउंट होगा? चंबल का बीहड़। तो ये है 7 नंबर। बताओ जल्दी से, ये कहानी आपके समझ में आई क्या? हाँ, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत? यह है राजस्थान के 7 भौगोलिक प्रदेश वीसी मिश्रा के अनुसार वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया था? 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया था। चलो आगे की चर्चा करते हैं। इसके बाद में फिर वीसी मिश्रा के बाद में डॉक्टर रामलोचन सिंह क्या करेंगे? डॉक्टर रामलोचन सिंह, हाँ, क्या करेंगे? डॉक्टर रामलोचन सिंह जी राजस्थान को फिर डिवाइड करेंगे, और 1971 के आसपास रामलोचन सिंह जी को भी ऐसा करने का मौका मिला। नंबर 2 पर मैं लिख रहा हूं, देखो सुनो, नंबर 2 लगा करके मैंने लिखा डॉक्टर रामलोचन सिंह ने 1971 में, डॉक्टर रामलोचन डॉक्टर रामलोचन सिंह ने डॉक्टर रामलोचन सिंह ने राजस्थान का डिवाइडेशन किया। तो डॉक्टर रामलोचन सिंह ने क्या किया? 2 वृहद, 4 उप प्रदेश और 12 लघु प्रदेशों में राजस्थान को विभाजित कर दिया था। डॉक्टर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को 2 वृहद प्रदेशों में, 4 उप प्रदेशों में, 2 वृहद, 4 उप प्रदेशों, वह अपने बोल सकते हैं 12 लघु प्रदेश या उप क्षेत्रों में, 12 लघु प्रदेश, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, यहां उप प्रदेश है, यहां है उप क्षेत्रों में, लघु प्रदेश या उप क्षेत्रों में विभाजित किया। ये जो विभाजन का काम था, ये किसने किया था? रामलोचन सिंह ने, और ये काम किया था 1971 में, 1971 में। अब देखो सुनो, इनके अनुसार अगर आपसे पूछ ले वृहद प्रदेश, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जैसे वृहद प्रदेश, इनके अनुसार जो वृहद प्रदेश थे 2, वो कौन कौन से थे? वृहद प्रदेश कितने थे? 2। एक तो था राजस्थान और दूसरा था राजस्थान पठार। पहले को नाम दे दिया राजस्थान और दूसरे को नाम दे दिया राजस्थान पठार। इसके बाद में ये तो थे वृहद प्रदेश। अब इसके बाद में देखो सुनो, ये जो राजस्थान था ना, इसके आगे जाकर के फिर क्या कर दिए थे? 2 भाग कर दिए थे। एक को तो नाम दे दिया था मरुस्थल, क्या नाम दिया था? मरुस्थल, और दूसरे को नाम दे दिया था राजस्थान बांगर। बांगर का मतलब अर्ध मरुस्थल। बांगर का मतलब होता है साथियों, आपने खादर और बांगर 2 नाम सुने हैं। राजस्थान ज्योग्राफी के 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, 12 तक जा सकते हैं, 8 से 12 क्वेश्चन। तो यह है राजस्थान बांगर, या इसको अर्ध मरुस्थल बोल सकते हैं। हाँ, इसके बाद में दूसरा जो भाग है वो है राजस्थान पठार। फिर आगे जाकर के, और राजस्थान पठार के कितने भाग हो जाते हैं? 2। एक तो है अरावली पठार और दूसरा है चंबल बेसिन, या चंबल के बहाव क्षेत्र में जो पठार आते हैं वो। तो एक तो है राजस्थान मरुस्थल और बांगर, यहां पर क्या है? एक तो है अरावली पठार, और दूसरा इसका भाग किया वो कौन सा कर दिया था? चंबल बेसिन। क्या कर दिया था? चंबल बेसिन। अब इसके बाद में देखो सुनो, आगे जाकर के 12, इसके 2 4, 2 6,
अब इसके मरुस्थल, मरुस्थल हो गए, मरुस्थल के फिर दो भाग कर दिए, फिर इसके भाग कर दिए, फिर अरावली के और फिर चंबल के। तो इतना ज्यादा जाने की आपने को जरूरत है नहीं है। अब अरावली में दो भाग हो जाते हैं, एक तो अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली के ढलान, अरावली के पठार, फिर चंबल की घाटी क्षेत्र आ जाएगा, चंबल का पठारी क्षेत्र आ जाएगा, चंबल बेसिन का जैसे। इसी प्रकार मरुस्थल में बालू का स्तूप युक्त है, बालू का स्तूप मुक्त है, राजस्थान बांगरिया अर्ध मरुस्थल के भाग। तो आप इतना याद जरूर रखा। हाँ 1971 लिखा है यार मैंने, तो 1971 में किया है, समझ गए। ये है कहानी। आगे चलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बात आ जाती है प्रोफेसर ए.के. तिवारी व डॉक्टर एच.एम. सक्सेना की कहानी। इसके बाद में नेक्स्ट लिखो प्रोफेसर ए.के. तिवारी, प्रोफेसर ए.के. तिवारी व ए.के. तिवारी, प्रोफेसर ए.के. तिवारी व डॉक्टर एच.एम. ए.के. तिवारी व डॉक्टर एच.एम. सक्सेना, प्रोफेसर ए.के. तिवारी व डॉक्टर एच.एम. सक्सेना, प्रोफेसर ए.के. तिवारी व डॉक्टर एच.एम. सक्सेना ने राजस्थान की, प्रोफेसर ए.के. तिवारी व डॉक्टर एच.एम. सक्सेना ने राजस्थान की जलवायु नदी बेसिन, राजस्थान की जलवायु नदी बेसिन व नदी बेसिन, राजस्थान की जलवायु नदी बेसिन व धरातलीय, राजस्थान की जलवायु नदी बेसिन व धरातलीय स्थिति को आधार मानते हुए, धरातलीय स्थिति को आधार मानते हुए संपूर्ण राजस्थान को चार भौगोलिक खंडों में विभाजित किया, कितने? चार भौगोलिक खंडों में विभाजित किया। किसने किया था? डॉक्टर एच.एम. हरिमोहन सक्सेना ने। ठीक है, राजस्थान को चार भौगोलिक खंडों में विभाजित किया। अपनी पुस्तक जिसका नाम था राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, खंडों में विभाजित किया। अपनी पुस्तक राजस्थान का, अपनी पुस्तक राजस्थान का प्रादेशिक, राजस्थान का प्रादेशिक वर्गीकरण में, अपनी पुस्तक राजस्थान का प्रादेशिक वर्गीकरण में। समझ गए? ये है पूरी की पूरी कहानी। अब आपको मैं बताऊंगा प्रोफेसर ए.के. तिवारी और डॉक्टर एच.एम. सक्सेना के अनुसार राजस्थान के चार भौगोलिक खंड कौन कौन से है। तो चर्चा कर लें प्रोफेसर ए.के. तिवारी और डॉक्टर एच.एम. सक्सेना के अनुसार राजस्थान के भौगोलिक खंडों की। तो देखो सुनो, इनके अनुसार राजस्थान के जो भौगोलिक खंड है वो कितने हैं, मैंने अभी आपको बताए थे। इनके अनुसार राजस्थान के चार भौगोलिक खंड है, और वो किस प्रकार है अभी आप ध्यान पूर्वक समझ लेना। समझ गए? सर्वप्रथम अपने एक नंबर पर लिखेंगे, जैसे यहां पर मैंने हेडिंग डाली, एक नंबर पर अपने लिख देंगे नाम। मतलब किसका? एक नंबर पर अपने लिखेंगे नाम, जैसे भौगोलिक खंड का नाम। यहां पर लगा देंगे क्रमांक संख्या। इसके बाद में भौगोलिक खंड का नाम आ जाएगा। नाम के बाद में प्रत्येक भौगोलिक खंड का नाम के बाद में आ जाएगा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के बाद में आ जाएगी जनसंख्या। तो नाम के बाद में यहां लिखेंगे क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के बाद में यहां आ जाएगी जनसंख्या, कि कौन से क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत जनसंख्या, कौन से भौगोलिक खंड में कितनी जनसंख्या निवास करती है। और ये जो डिवाइडेशन है ये किसका है?
प्रोफेसर ए के तिवारी और डॉक्टर एच एम सक्सेना का, जो बिल्कुल क्या माना जाता है, प्रमाणिक माना जाता है। चलिएगा, समझ गए, ये है। एक नंबर पर देखो सुनो, जो एक नंबर पर मैंने लिखा, एक नंबर पर मैंने लगा के लिखा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल है वो है 61.11%, और यहां पर जो जनसंख्या निवास करती है वो निवास करती है 40%। यहां पर 40% जनसंख्या निवास करती है। हाँ, नंबर 2 पर जो एक नंबर पर उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसके बाद में देखो सुनो, एक के बाद में आ जाता है नंबर 2। नंबर 2 पर आ गया जैसे मध्यवर्ती, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसका जो क्षेत्रफल है मेरे दोस्त वो है 9%, और यहां पर जनसंख्या निवास करती है 10%। समझ गए। नंबर 3 पर जो क्षेत्र आता है वो आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसका क्षेत्रफल कितना है, आपसे पूछ ले। पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 23%, और यहां पर जनसंख्या निवास करती है 39%, 39%। चौथे नंबर पर जो राजस्थान का भौगोलिक खंड आ जाएगा वो आ जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसका जो क्षेत्रफल है वो तो है 6.89%, और यहां पर जनसंख्या निवास करती है 11%। यह है प्रोफेसर ए के तिवारी और डॉक्टर एच एम सक्सेना के अनुसार राजस्थान के, हाँ 1964, 1964, 1964 में, 1964 में किया था। समझ गए। तो ये हो गए राजस्थान के 4 भौगोलिक, ठीक है। अब आपको एक बार मैप पर और बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरे को बात बताने में मजा नहीं आता जब तक समझ में नहीं आ लेती। चलिएगा, सर्वप्रथम देखो सुनो, मैंने नंबर 1 पर बताया कि राजस्थान के 4 भौगोलिक खंड। एक नंबर पर जो क्षेत्र है वो है कौन सा, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। एक नंबर पर कौन सा बताया, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब वो क्षेत्र है कौन सा, देखो ध्यानपूर्वक साथियों, ये जो क्षेत्र है आपको दिखाई दे रहा है, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र है, ये है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, उत्तर पश्चिमी, पश्चिमी मरुस्थल, ठीक है। इसका क्षेत्र आपसे पूछ ले तो 61.11% है, और यहां पर आपसे पूछ ले जनसंख्या तो आपका उत्तर आ जाएगा 40% जनसंख्या यहां पर निवास करती है। साथियों अब एक बात और सुनो, क्षेत्रफल 61.11% और जनसंख्या कितनी है, 40%। इसके बाद में ये 2 नंबर पर जो क्षेत्र आ जाएगा वो ये नाम है, ये है। इस क्षेत्र को अपने बोलेंगे ये है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये क्या है, ये है अरावली, ये है अरावली पर्वतीय प्रदेश। और यहां की विशेषता सुनो, अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसका क्षेत्र कितना है आपसे पूछ ले तो 9% है, और यहां पर जनसंख्या कितनी है तो 10% जनसंख्या यहां पर निवास करती है। इसके बाद में नंबर 3 पर जो क्षेत्र है वो ये है, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को अपने नाम देंगे पूर्वी मैदान। इस क्षेत्र को क्या नाम देंगे, पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान के बारे में बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है, आपका उत्तर हो जाएगा 23%,
और जनसंख्या कितनी है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 39% है। इसके बाद में फिर ये जो क्षेत्र आ गया, इसे अपने नाम देंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठार। ये जो दक्षिणी पूर्वी पठार है, इसका क्षेत्र कितना है, तो 6.89%। और जनसंख्या कितनी निवास करती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 11% जनसंख्या यहां पर निवास करती है। समझ में आई कहानी या कौन आई? ये बातें मैंने आपको बताई है दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि कोई मेरा साथी ऐसा है जिसकी ये बात समझ में ना आई हो, क्योंकि अब याद रखने का तरीका आपको बता रहा हूं। याद रखना, उत्तर पश्चिम में क्या है, मरुस्थल, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में क्या है, डेजर्ट। मिड में क्या है, अरावली माउंटेन। ईस्ट प्लेन, और ये आ गया पठार। तो बताओ कोई दिक्कत? ये है राजस्थान के 4 भौगोलिक खंड। मुझे नहीं लगता अब आपको कोई दिक्कत है क्या? हाँ, तो ये जो डिवाइडेशन था, ये किसके अनुसार था? हाँ, HM सक्सेना के अनुसार। आगे चलूं, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, सुनो, अब अपने बात करेंगे राज्य के उच्चावचीय भाग। राजस्थान के उच्चावचीय भाग कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। किसके बारे में बताऊंगा? नेक्स्ट चलो, राजस्थान के उच्चावचीय भाग। उच्चावचीय भाग का मतलब है भी कहां पर राजस्थान में कितना क्षेत्र उच्च शिखर है, कितना पर्वत श्रृंखला है, कितना क्षेत्र पठार है, कितना मैदान है, कितना मरुस्थल है। अब यहां से एक प्रश्न बहुत सुंदर बनता है, जैसे इस पेज को लें तो यही 4 ऑप्शन है। मैंने आपसे प्रश्न सीधा ही पूछा कि राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है। मेरा प्रश्न यह है, इनमें राजस्थान का सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है? ए नंबर पर ऑप्शन है उत्तर पश्चिम मरुस्थल, बी है मध्यवर्ती अरावली, सी है पूर्वी मैदान, और डी है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। जल्दी से आप मुझे उत्तर बताएं, राज्य का सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र इसमें से कौन सा है? बता दीजिए। राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र इसमें कौन सा है, ये आप साथियों ने बताना है। बताओ। सर्वाधिक राजस्थान का जनघनत्व वाला क्षेत्र इसमें कौन सा है भाई दोस्तों? क्या बताओगे आप उत्तर? मुझे बता दें। ए उत्तर है। वेरी गुड, वेरी गुड। 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर। हाँ, 1 2 3 4 यही ऑप्शन है। 1 1 1 1 1। ताबरो थन ध्यान के ते क्या की तैयारी करो। आपको पता है आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? आपको पता है दोस्तों आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? नहीं पता? अरे सज्जनों, आप राजस्थान SI की तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की तैयारी। राजस्थान में 2nd ग्रेड की नौकरी है ये, समझ गए क्या? 4200 पे ग्रेड है, ठीक है ना? बताओ कैसे काम चलेगा ऐसे? ताम तो अड़ई फेल हो लिए, आगे के यहां पास होंगे। राजस्थान का मैंने आपसे पूछा सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है? डेंसिटी, सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला क्षेत्र पूर्वी मैदानी भाग है, सबसे ज्यादा। यहां 40% जनसंख्या, लेकिन क्षेत्रफल 61.11% है। घनत्व का मतलब जानते हो क्या? प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या को जनघनत्व कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या, इसे कहा जाता है जनघनत्व। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी जनघनत्व कहां है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में है, समझ गए ना? 40% जनसंख्या देख के रक्षा सियाणा तो वो तो थे, समझ गए? तो याद रखना, ये बातें मैं लिखाऊंगा आगे, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, ये मैंने बता दिया। अब हेडिंग डालते हैं राज्य के उच्चावचीय भाग। नेक्स्ट आप हेडिंग डालो राज्य के, यानी राजस्थान के उच्चावचीय भाग। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए
राजस्थान के उच्चावचीय भाग, उच्चावचीय भाग, राजस्थान के उच्चावचीय भाग, इसका मतलब क्या है? राजस्थान की धरातलीय स्थिति भी राजस्थान में कहां पर मरुस्थल है, कहां पर मैदान, यानी कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पर्वत श्रृंखला है, कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर क्या क्या सिस्टम किस प्रकार है। तो सर्वप्रथम राजस्थान के उच्चावचीय भाग, सर्वप्रथम दोस्तों इसमें अपने लिखेंगे, एक नंबर पर लिखेंगे भाग। इसके बाद में फिर अपने लिख लेंगे क्षेत्रफल और फिर अपने लिख लेंगे ऊंचाई। क्षेत्रफल पहले नंबर पर मैंने लिखा भाग, इसके बाद में क्षेत्रफल और क्षेत्रफल के बाद में क्या लिखेंगे? ऊंचाई। तो आप भी 3 हेडिंग डाल लीजिए। नंबर 1 पर है जैसे उच्च शिखर, साथियों 1% क्षेत्रफल है, नंबर 1 लगा करके लिखो उच्च शिखर। उच्च शिखर, अगर मैं आपसे पूछूं कि उच्च शिखर, तो क्षेत्रफल आप याद रखना 1%। 1% भाग पर उच्च शिखर का विस्तार है। और उच्च शिखर ऊंचाई कितनी होती है? याद रखना 900 मीटर से अधिक। 900 मीटर से अधिक, 900 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र को उच्च शिखर के नाम से जानते हैं। पर्वत श्रृंखला 6% क्षेत्रफल पर है। नंबर 2 पर आप याद रखो पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला, अगर आपसे पूछ ले पर्वत श्रृंखला, तो राजस्थान में पर्वत जो श्रृंखला है वो कितनी है? 6% भाग पर है। और ऊंचाई हो जाएगी 600 से लेकर के और 900 मीटर तक। 600 से लेकर के 900 मीटर तक पर्वत श्रृंखला जो 6% राजस्थान के कुल स्थलीय भाग पर विस्तार है। नंबर 3 पर आ जाएगा पठार। पठार साथियों सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा पठार इन दोनों से ज्यादा है। सॉरी, नंबर 3 पर अपने सबसे ज्यादा नहीं है, सॉरी भाई, पठार। पठार अगर आपसे पूछ ले तो 31% भाग पर राजस्थान में पठार का विस्तार है। और यह लगभग कितनी ऊंचाई आ जाएगी? तो आपका उत्तर हो जाएगा 300 से लेकर के 600 मीटर, 31% भाग पर। पठार के बाद में नेक्स्ट आ जाएगा मैदान। नंबर 4 पर है मैदान। मैदान अगर आपसे पूछ ले कि कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर है, तो 51% क्षेत्रफल पर जो विस्तार है वो किसका विस्तार है? मैदान का। और ऊंचाई आपसे पूछ ले तो लगभग आप याद रखना 300 से लेकर के और 150 मीटर तक। ठीक है, 300 से लेकर के 150, 300 से 600, 600 से 900, 900 से अधिक। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगी निम्न भूमि जो 11% है, 150 मीटर से कम। नंबर 5 पर है निम्न भूमि। निम्न भूमि, निम्न भूमि इसका विस्तार आपसे पूछ ले तो लगभग 11% क्षेत्रफल पर है। 11% क्षेत्रफल पर निम्न भूमि का विस्तार है। और यह है 150 मीटर से कम। 150 मीटर से कम। यह है राजस्थान के उच्चावचीय भाग। जैसे उच्च शिखर 1% क्षेत्रफल पर 900 मीटर से अधिक ऊंचे हैं। पर्वत श्रृंखला 6% पर है, 600 से 900 मीटर। पठार 31% पर है तो 300 से 600 मीटर है। मैदान 51% पर है, 300 से 150 से लेकर के लगभग 300 मीटर तक। एक ही बात है, कोई दिक्कत कौन, ठीक है नहीं। 150 से लेकर के और 300 मीटर तक। और ये हो जाएगा 150, 300 से 600, 150 से 300, 150 मीटर से कम। यह है राजस्थान के उच्चावचीय भाग। भी राजस्थान में कहां पर क्या क्या है। वेरी गुड, चलते हैं। समझ में आ गई कहानी? यहां तक मुझे नहीं लगता किसी साथी के कोई दिक्कत है क्या। अब इसके बाद में अब अपने एक एक चीज के बारे में सविस्तार अध्ययन करेंगे। सविस्तार अध्ययन का मतलब है भी सर्वप्रथम अपने पढ़ेंगे उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। चलो अब आप एक नंबर पर हेडिंग डाल लो, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। नंबर 1 लगा करके मैंने क्या लिखा? उत्तर पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब इसके बारे में सविस्तार अध्ययन करेंगे। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, समझ गए? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जैसे 2-3 नाम मैं आपके सामने लिख रहा हूं। जैसे सर्वप्रथम 1 नंबर पर अपने पढ़ेंगे कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण कब हुआ।
निर्माण के बाद में पढ़ेंगे उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल के बाद में पढ़ेंगे यहां पर जनसंख्या कितनी निवास करती है, और फिर अपने पढ़ेंगे ये अवशेष किसका है, अवशेष किसका है। समझ गए मेरी बात। चलो, इस क्षेत्र का जो निर्माण है दोस्तों वो नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसीन युग में हुआ। निर्माण आप याद रखना, इसका निर्माण कब हुआ था, आपका उत्तर हो जाएगा नियोजोइक महाकल्प के, नियोजोइक महाकल्प के, नियोजोइक महाकल्प के, नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसीन, नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसीन युग में, नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसीन युग में इस क्षेत्र का क्या हो गया था, निर्माण हो गया था। समझ गए। इसका क्षेत्रफल मैं अभी आपको बता के आया हूं 61.11% है, और यहां पर जनसंख्या 40% निवास करती है, 40%। आगे ब्रैकेट में एक बात लिखता हूं, वो याद रखना, राज्य का सबसे कम जनघनत्व वाला क्षेत्र, जनघनत्व वाला क्षेत्र वाला, डेंसिटी यहां पर सबसे क्या है, कम है। राज्य का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला ये क्षेत्र है, और ये अवशेष किसका माना जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा टेथिस सागर। टेथिस सागर का क्या है, ये अवशेष है। समझ गए मेरी बात। चलिएगा, आज मैं आपको इतनी बातें बताऊंगा, आगे इस उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बातें करेंगे कल। क्या दोस्तों यहां तक की सारी बात आपके समझ में आई है? ऐसा कोई मेरा दोस्त नहीं होगा जिसके यहां तक की बात समझ में ना आई हो। ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए राम राम।